हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। आई एम पूर्ति वैरागी, योर हिंदी टीचर। ओके, तो आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ने जा रहे हैं। पाठ पढ़ने से पहले हमें थोड़ा पाठ के बारे में जान लेना चाहिए, जिसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। तो पहले मैं आपको पाठ के बारे में बता देती हूँ। ओके, बसंत भाग 3 पार्ट 1, विषय हिंदी, कक्षा 8, पाठ 3 बस की यात्रा। लेखक कौन है इसके? हरिशंकर परसाई। जन्म इनका कब हुआ था? 22 अगस्त 1924। मृत्यु कब हुई थी? 10 अगस्त 1995। ओके, तो ये शंकर जी का जन्म और मृत्यु के बारे में मैंने बता दिया है। आपका पाठ है बस की यात्रा, इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। तो पाठ को पढ़ने से पहले हमें पाठ के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। तो आइए हम पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की रचना बस की यात्रा यातायात की दुर्व्यवस्थाओं पर व्यंग करते हैं। यह निबंध एक हास्यास्पद निबंध है, जिसमें लेखक ने एक पुरानी बस की हालत का हास्यपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। इन्होंने टूटी फूटी बस के माध्यम से जर्जर का मतलब होता है बुरी अवस्था में, जर्जर यानी टूटी फूटी बुरी अवस्था में परिवहन का मतलब होता है यातायात साधनों पर अपना ताना कसा है अथवा व्यंग कसा है। तो ये था आपका पाठ प्रवेश, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, जिन्होंने अपनी बस की यात्रा के माध्यम से आपको यातायात में बस की दुर्व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है कि परिवहन की जो बसें चलती हैं उनकी इतनी बुरी व्यवस्थाएं होती हैं, लोग बागों को उनमें बैठने में भी डर लगता है, लेकिन लोग बागों की मजबूरी होती है, जिसके कारण वह उसी बस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लेखक आपको सिर्फ व्यंग के माध्यम से हास्यपूर्ण ढंग से बसों की दुर्व्यवस्थाओं के बारे में बता रहा है। तो आप हम पाठ पढ़ते पढ़ते इस पाठ को समझते हैं। बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगी पाठ के अंत में कि सारा स्क्रिप्ट किस प्रकार तैयार करना है। सो यू आर रेडी? ओके, बस की यात्रा। ओके, हम 5 लेखक यहाँ पर स्वयं के माध्यम से इस पाठ को आपको बता रहा है। लेखक यहाँ पर स्वयं के माध्यम से बस की दुर्व्यवस्थाओं के बारे में आपको बता रहा है। तो लेखक कहता है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर यानी उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लेखक कहता है कि हम जब सब 5 मित्र मिलकर श्याम की बस से जाना चाहते थे, क्योंकि हम 5 मित्रों में से 2 मित्रों को प्रातःकाल यानी सुबह अपने काम पर भी जाना था, तो हम सब ने यही तय किया कि इस बस से यात्रा की जाए। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाके न। देखिए, कुछ लोग जो बस की दुर्व्यवस्था के बारे में जानते थे, वो लोग कह रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति समझदार है तो उसे इस शाम की बस से यात्रा नहीं करना चाहिए। तो लेखक यातायात प्रश्न पूछता है, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं। दूसरा व्यक्ति कहता है उससे संबोधित होते हुए कि नहीं, यह बस डाकिन है। डाकिन का मतलब यहाँ पर बस की दुर्व्यवस्था से यानी बीच में कहीं भी खराब हो सकती है और आपको परेशानी में डाल सकती है, इसलिए इस बस को यहाँ पर डाकिन कहा गया है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? कि बस की जो हालत थी
उसको देखकर लेखक को दया आने लगी। जिस प्रकार एक बूढ़ा व्यक्ति होता है या बूढ़ी औरत होती है, उसको स्थिति को देखकर या क्या हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा भाव उमड़ आता है, ठीक वैसे ही बस की स्थिति थी एक बुजुर्ग महिला की तरह, जिसके कारण लेखक के मन में उसके लिए श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया। खूब व्यवहार थी, सदियों के अनुभव निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। देखिए, लेखक कहता है कि ये बस एक बुजुर्ग महिला की तरह थी, जिसकी हमें सेवा करनी चाहिए, ओके, ना कि उससे कुछ काम लेना चाहिए। तो लेखक यहाँ पर बस को एक वृद्ध महिला की उपाधि देते हुए कहता है कि वृद्ध अवस्था के व्यक्तियों की हमें सेवा करनी चाहिए, ना कि उनसे काम लेना चाहिए। लेखक यहाँ पर व्यंग करते हुए, उस बस की दुर्दशा को देखते हुए उस पर व्यंग करते हुए कहता है कि इस बस की हालत वैसी ही थी जैसे वृद्धा अवस्था में किसी बुजुर्ग महिला की हो जाती है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? देखिए, उसी जिस बस में ये 5 मित्र यात्रा कर रहे थे, उसी बस में इस बस का एक हिस्सेदार भी बैठा हुआ था, जिससे लेखक कहता है, क्या ये बस चलती है? तो उस हिस्सेदार व्यक्ति कहता है लेखक से, क्यों नहीं चलती है, अभी चलेगी, जरूर चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। अनुभवी मतलब इस बस को आने जाने का कई वर्षों से अनुभव है, यानी ये बस एक अनुभव व्यक्ति की तरह, जिस व्यक्ति को सभी बातों का अनुभव होता है, ठीक वैसे ही इस बस को यात्रियों को ले जाने लाने का भी काफी अनुभव है, यानी यह बस बहुत पुरानी है। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। देखिए, लेखक हर वाक्य में व्यंग करते हुए, हास्यप्रद रस घोलते हुए कहता है कि नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। लेखक यहाँ पर व्यंग करते हुए कहता है कि ये जो बस है वो एक नई नवेली दुल्हन की तरह है, यानी उस बस का मजाक उड़ाते हुए लेखक कहता है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। देखिए, जो हमारे मित्र थे वो हमें बस स्टैंड तक, उस बस तक छोड़ने आए थे, वो बस के बारे में पहले से ही जानते थे कि ये बस किस प्रकार की है, इसलिए हमें इस तरह विदा कर रहे थे जैसे कि हमारी ये अंतिम विदाई हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर आदि आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। देखिए, सब लोगों की आंखें क्या कह रही थी कि जीवन में आना जाना तो लगा ही रहता है, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, कोई भी हो, उसके जाने आने का कोई ना कोई साधन अवश्य होता है। इस बात के यहाँ पर 2 अर्थ निकाले जा सकते हैं कि लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि चाहे राजा हो चाहे रंक हो, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। इसके दूसरा वाक्य इस प्रकार है, अर्थ इस प्रकार निकाल सकते हैं कि ये बस की जो स्थिति है उसके आधार पर इसमें बैठने वाला राजा हो या भिखारी हो, ईश्वर तक जाने के लिए इस बस का सहारा हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो लेखक है हर वाक्य में व्यंग कर रहा है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन यानी जल्दी खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि
हमारी सीट के नीचे इंजन है। देखिए लेखक कहता है कि हम जिस बस में बैठे थे उस बस का इंजन जब स्टार्ट होता है तो पूरी बस हिलने लग जाती है, क्योंकि जब बस इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन में एक कंपन होता है, हिलने लगता है। तो उस इंजन जब चालू किया तो पूरी बस कंपन होने लगी, यानी पूरी बस हिलने लगी। तो लेखक को लग रहा था कि हम शायद इंजन के ऊपर ही बैठे हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठी है। देखिए लेखक ने यहाँ पर गांधी जी के समय में जो आंदोलन चले हुए थे, असहयोग आंदोलन, असविनय आंदोलन, उस समय भी लोग उसी प्रकार गांधी जी के साथ रहते थे, धक्का मुक्की के साथ या भीड़ बनाकर एक दूसरे के साथ रहते थे। तो लेखक यहाँ पर उन्हीं की उदाहरण देते हुए कहता है कि बस भी हमें ऐसे लग रही थी जैसे बस चल रही थी ना, तो एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे, या एक दूसरे पर ऐसा लगता था एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगे या एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे। यानी बस में सीट पर बैठते हुए भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब लोग एक ही जगह पर एकत्रित हुए हो। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। बस में उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। इस पाठ में लेखक ने हर पैराग्राफ में या हर वाक्य में व्यंग ही किया है। अब लेखक कहता है बस में बैठे बैठे कि बस की जो पेट्रोल की टंकी थी उसमें छेद हो गई थी, जिसके कारण पेट्रोल निकलने लग गया था। बस का ड्राइवर था, उस पेट्रोल जहाँ से निकल रहा था उसके नीचे बाल्टी रखता है और उसमें लेजम लगा देता है जिससे उसमें पेट्रोल जाता रहा है। तो लेखक ने यहाँ पर एक माँ अपने बच्चे को किस प्रकार दूध पिलाती है उसकी उपमा देते हुए इस स्थिति का वर्णन किया है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रगति में हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा सकती है। देखिए लेखक यहाँ पर कहता है जब हम किसी अच्छी बस में यात्रा करते हैं तो बस से खिड़की में से जो भी हमें पेड़ या प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देता है तो उसे देखकर हम खुश होते हैं, या झील आ जाती है, नदी आ जाती है, तो इन सब चीज़ों को देखकर हमें बड़ा आनंद मिलता है चलती हुई बस से देखना। लेकिन इस समय विपरीत स्थिति थी। लेखक को बस में से देखते हुए जब भी कोई पेड़ दिखाई देता था तो वो पेड़ उसे दुश्मन के समान लग रहा था, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये बस जाके उससे टकरा जाए। कोई झील दिखाई देती या नदी दिखाई देती तो लेखक को लगता कि बस इसमें ही ना गिर जाए। तो यहाँ पर लेखक ये बताना चाहता है कि हम बस में चलती हुई बस में जब प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन इस समय विपरीत परिस्थिति होने के कारण लेखक को ये सब चीजें, प्राकृतिक चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, जबकि उससे इन चीजों से लेखक को भय लग रहा था। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबों की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक यानी इत्तेफाक का मतलब क्या होता है? अचानक। चीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस पड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा
धक्कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि, ग्लानि का मतलब दुख हुआ कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। देखा, लेखक यहाँ पर कहना चाहता है, लेखक ने आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ही बस को एक वृद्ध बूढ़ी स्त्री की उपाधि दी थी। तो लेखक कहता है ये बस एक वृद्ध महिला की, वृद्ध औरत की तरह है। यदि ये बस पूरी तरह खराब हो गई तो इसका अंतिम संस्कार भी हमें यही करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं है। अब देखिए, जो बस की जो लाइट थी वो जलती और बुझ रही थी। तो लेखक कहता है कि वो बस दूसरे आने वाले साधनों से कहती साइड में खड़ी होके कि मेरी अब उम्र हो गई है कि मैं तुम्हें रास्ता दे दूं और एक साइड में जाके खड़ी हो जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हारी अब होड़ नहीं कर सकती हूं। मेरी स्थिति एक वृद्ध महिला की तरह है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। देखिए, लेखक को उस बस के हिस्सेदार पर पहली बार दया आई और पहली बार उसने श्रद्धा भाव से उसकी तरफ देखा। लेखक ने उसकी तरफ श्रद्धा भाव से क्यों देखा? इसलिए कि इस हिस्सेदार को पता है कि बस की क्या कंडीशन है या क्या स्थिति है, फिर भी बेचारा रोज इसी बस से सफर करता है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। लेखक हर पैराग्राफ में व्यंग करते हुए कहता है कि यदि ये बस आगे जाके किसी खाई में गिर जाती तो स्वर्ग में बैठे देवता हमारा आदर सत्कार करते और जो बस का हिस्सेदार था उसका सबसे पहले करते और उससे कहते, देखो वो आ रहा है जिसने अपनी बस का एक टायर भी नहीं बदला था, कितना महान व्यक्ति है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उनकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, बेताबी का मतलब होता है बेचैनी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो ये था आपका पाठ बस की यात्रा। इसके लेखक मैं आपको बता चुकी हूँ, हरिशंकर परसाई थे। तो मैं आपको इस पाठ के अंत में ये बताना चाहती हूँ कि लेखक ने बस के माध्यम से आज हमारी जो यातायात की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। उसी की ओर संकेत करते हुए लेखक कहना चाहता है कि लोग बाग इतने मजबूर होते हैं कहीं जाने आने के लिए कि वह बस की कंडीशन भी नहीं देखते हैं, क्योंकि उनकी कहीं दूर जाना या किसी स्थान पर जाना उनकी मजबूरी हो जाती है। तब भी वह इस वृद्ध यानी बूढ़ी या पुरानी बस का इस्तेमाल करते हैं। तो पाठ के अंत में मैं आपको होमवर्क दे दी हूँ। इस पाठ को पढ़कर आपको सारांश तैयार करना है। सारांश में आपको इस पाठ को पढ़कर बस के बारे में ही बताना है। व्यंग्यपूर्ण तरीके से आपको
सारांश लिखना है। सेकंड वीडियो में हम इससे जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। थैंक यू।